नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। पूरी दुनिया बड़ी अचरज भरी नजर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख रही है, तो वहीं ट्रंप भी अपने नजरिए से पूरी दुनिया को देखने में मशगूल है। चाहे कुछ मुस्लिम देशों पर वीजा देने में पाबंदी की बात हो या शरणार्थियों के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम से नोकझोंक, चुनाव से लेकर आज तक ट्रंप सुर्खियों में बने हैं। इस सबके बीच ईरान पर फिर से अमेरिका ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं, तो वहीं फ्रांस में माहौल को चुनाव दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। बीते एक हफ्ते में कैसी गुजरी पूरी दुनिया, बताएंगे हम आपको आधे घंटे में। और साथ ही हम बात करेंगे फिल्म जगत की, कला की, संस्कृति की, और ये भी बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान में लड़कियां तालिबान की सोच पर चोट कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात विश्व भर की सुर्खियों की। ट्रंप के प्रवासियों पर लाए शासकीय आदेश पर अदालत ने लगाई अस्थायी रोक। ट्रैवल बैन संबंधित फैसले को निलंबित करने के अदालती फरमान के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने की अपील। शरणार्थी मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल से फोन पर हुई ट्रंप की नोकझोंक। ईरान के मिसाइल परीक्षण से बौखलाया अमेरिका। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित संस्थानों पर ट्रंप प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध। ईरानी सेना ने शुरू किया युद्धाभ्यास। गुलबुद्दीन हिकमतयार उर्फ काबुल का कसाई यूएन की आतंकवादी सूची से हुआ बाहर। चरमपंथी नेता के जल्द ही अफगानिस्तान लौटने की उम्मीद। शरणार्थी समस्या पर समाधान के लिए यूरोपीय देशों ने दिखाई एकजुटता। ईयू ने शरणार्थियों के लिए बनाई 10 सूत्रीय योजना। ट्रंप की शरणार्थी नीति की यूरोपियन यूनियन ने की कड़ी आलोचना। और सबसे पहले बात अमेरिका की और सुर्खियों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की। आव्रजन नीति पर जारी शासकीय आदेश पर ट्रंप प्रशासन को अब तक का सबसे बड़ा कानूनी झटका लगा। 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध के राष्ट्रपति डोनाल्ड के आदेश पर सिएटल की एक अदालत ने रोक लगा दिया है। सिएटल के जज ने सरकारी वकील के उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राज्य ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर फैसला नहीं दे सकते हैं। अपनी आक्रामक शैली के लिए मशहूर, सौदेबाजी की प्रतिभा, सफलता के लिए खुद की जबरदस्त ब्रांडिंग और आत्मविश्वास से लबरेज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय को उस वक्त करारा झटका लगा जब सिएटल की अदालत ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध पर अस्थायी रोक लगा दी। अदालत ने सरकारी वकीलों के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अदालत या अमेरिकी राज्य ट्रंप के फैसले को रद्द नहीं कर सकता। वॉशिंगटन स्टेट के अटॉर्नी जनरल ने प्रतिबंध को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने ये रोक वॉशिंगटन और मिनेसोटा की ओर से शासकीय आदेश पर राज्यव्यापी रोक लगाने के लिए की गई अपील के बाद लगाई। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को सुरक्षित रखने का हवाला देते हुए आव्रजन नीतियों को दुरुस्त कर प्रतिबंधित देशों के लिए वीजा जारी करने का भरोसा दिया है। अब तक करीब 1 लाख लोगों के वीजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। ट्रंप के आदेश से देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। ट्रंप सरकार की आव्रजन नीति को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने धर्म या नस्ल पर आधारित सीमा संबंधी नीतियों के खिलाफ करार दिया है। दुनिया के कई देशों में सड़क से लेकर संसद में आपत्तियां दर्ज कराई गईं और ट्रंप के खिलाफ देश के अंदर से भी आवाजें आने लगी हैं। फेसबुक के मुखिया मार्क ज़करबर्ग, ट्विटर के सीईओ टेस्ला, स्टारबक्स, गूगल जैसी कंपनियों के प्रमुखों ने ट्रंप के आव्रजन नीतियों की आलोचना की है। ट्रंप के विरोध में अब हॉलीवुड के कलाकार भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। एंजेलिना जोली, जॉन लेजेंड, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर समेत कई सितारे अब ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। अदालत के आदेश के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादित शासकीय आदेश पर कायम हैं। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट के नारे पर बिना नफा नुकसान के खुलकर अमल करते नजर आ रहे हैं। यह खबर पूरी दुनिया में तब सुर्खी बन गई जब लोगों को पता चला कि ऑस्ट्रेलियन पीएम से बात करते वक्त झल्लाहट में ट्रंप ने फोन ही काट दिया। ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई पीएम मैल्कम टर्नबुल के बीच हो रही औपचारिक बातचीत के दौरान उपजी तल्खी से भले ही दोनों देशों के आपसी संबंधों पर तत्काल कोई असर न दिख रहा हो, लेकिन हाल के ट्रंप के रवैये को अमेरिकी अदालत और समाज दोनों में चुनौती मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पदभार संभालने के बाद अमेरिका का दुनिया के संबंध में और दुनिया का अमेरिका के संबंध में नजरिया तेजी से बदल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी सुर्खियां बटोरी थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके फैसलों को लेकर अब हो रही है।
राष्ट्रपति बनने के बाद ही ट्रंप ने ऐसे कई फैसले लिए जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के फैसले को चुनौती देता है। अमेरिका फर्स्ट के नारे को सही साबित करने के लिए नए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लिए जा रहे फैसले से दुनिया के कई देशों के प्रमुख नाराज हो गए हैं। ताजा मामला है प्रशांत क्षेत्र के देशों नाउरू और पापुआ न्यू गिनी के तट के पास हिरासत केंद्र में रहने वाले 1250 शरणार्थियों का। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी मुद्दे पर अपने सबसे भरोसेमंद साथी ऑस्ट्रेलिया को नाराज कर दिया। बातचीत के दौरान ट्रंप ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय शरणार्थी समझौते को लेकर टर्नबुल की आलोचना की और उसके बाद अचानक फोन काट दिया। यही नहीं, उन्होंने टर्नबुल के साथ बातचीत को अपनी अब तक की सबसे खराब वार्ता करार दिया। माना जा रहा है कि ट्रंप ने अपने पूर्ववर्ती प्रशासन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ शरणार्थियों को स्वीकार करने के करार को मूर्खतापूर्ण बताते हुए समझौते पर फिर से गौर करने की बात कही है। ओबामा प्रशासन ने ऑस्ट्रेलिया से हजारों अवैध प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति जताई थी। क्यों? मैं एक स्मूक करार का अध्ययन करूंगा। हालांकि बढ़ते विवाद और बयानबाजी के बीच व्हाइट हाउस ने पूर्ववर्ती शासन द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए शरणार्थी समझौते पर निराशा जताते हुए कड़ी जांच के बाद समझौते को पालन करने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री टर्नबुल ऑस्ट्रेलियाई लोगों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने इस समझौते की समीक्षा पर सहमति जताई है। इस समझौते के तहत यहाँ स्वीकार किए जाने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह शांतिपूर्ण इरादों से यहाँ आया है और उससे अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टर्नबुल ने ट्रंप के साथ बातचीत में तल्खी की बात स्वीकार तो की, लेकिन दोनों देशों के बीच नाराजगी के बावजूद शरणार्थी समझौते के पूरा होने का भरोसा जताया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं। हमें दोनों देशों के बीच हुए समझौते को पूरा होने का भरोसा दिया गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही कम से कम 120 दिन तक शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने वाले शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इस बात को लेकर डर था कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस शरणार्थी समझौते को रद्द कर सकते हैं। कनाडा स्थित क्यूबेक सिटी की एक मस्जिद में बंदूकधारियों की गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी के सिलसिले में पुलिस ने गोलीबारी में तीसरे संदिग्ध के शामिल होने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया है, जो कि मौके से फरार हो गया है। काबुल के कसाई के नाम से मशहूर अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और चरमपंथी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार का नाम संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादियों की सूची से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के निर्णय के बाद हिकमतयार की जब्त की गई संपत्ति और यात्रा पर लगी रोक तथा हथियार रखने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। कुछ दिन पहले हिकमतयार ने अफगानिस्तान सरकार के साथ एक शांति समझौते पर भी हस्ताक्षर किया था। आतंकी सूची से नाम हटने के बाद हिकमतयार के कुछ सप्ताह में देश वापसी लौटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ईरान द्वारा पिछले हफ्ते बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण को लेकर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद उसके तेवर आक्रामक बने हुए हैं। ईरान ने चुनौती देते हुए कहा कि वो रिवोल्यूशनरी गार्ड के युद्धाभ्यास के लिए और मिसाइलों की तैनाती करेगा। ओबामा काल में ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में आई मिठास अब ट्रंप के समय में कड़वाहट में तब्दील होती दिख रही है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई तल्खी ईरान के ताजा मिसाइल परीक्षण को लेकर है। मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी को ईरान ने खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर ईरान को चेतावनी देते हुए लिखा था कि ईरान आग से खेल रहा है। ओबामा प्रशासन उनके देश के प्रति कितना उदार था वो इसका महत्व नहीं समझते, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। चेतावनी के बाद ट्रंप ने ईरान के उन 2 दर्जन से अधिक इकाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया जो परमाणु सामग्री के उत्पादन से जुड़े हैं। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक ईरान चरमपंथियों की मदद कर रहा है, जो किसी उकसावे की कार्रवाई से कम नहीं है। इस कदम से साफ है कि ओबामा प्रशासन के साथ ईरान की जो परमाणु संधि हुई थी वो देश हित में नहीं थी। हालांकि ईरान ने साल 2015 के परमाणु करार का उल्लंघन करने से इनकार किया है। ईरान ने परीक्षण को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बताते हुए कहा, उनका देश राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों से जुड़े हुए रक्षा उपकरण के उत्पादन के लिए बनाई नीति पर अमल करता रहेगा। हालांकि ईरान ने खतरों का सामना करने के बावजूद कभी युद्ध नहीं छेड़ने की बात दोहराई है। तेहरान ने बड़े देशों से राजनीतिक तौर पर लिए जाने वाले निर्णय में परिपक्वता दिखाने की अपील की है।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ईरान की कोशिश अन्य बड़े देशों से बेहतर है, जो बचपना दिखा रहे हैं। हम स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजनीतिक व्यवहार में परिपक्व हैं और सोच विचार कर फैसले ले रहे हैं, जो कि अच्छी बातें हैं। अमेरिका और तेहरान के बीच ताजा विवाद दोनों देशों के बीच नए सिरे से टकराव को जन्म दे सकता है, क्योंकि ईरान ने इससे पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किए थे और तत्कालीन ओबामा प्रशासन ने ऐसे मिसाइल परीक्षण को परमाणु समझौते का उल्लंघन नहीं माना था। दरअसल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका के बाद अब कुवैत ने 5 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया है। कुवैत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा 3 और अन्य देशों पर बैन लगा दिया और ये 3 देश हैं सीरिया, इराक और ईरान। खास बात यह है कि जिन देशों पर बैन लगाया गया है वो सभी मुस्लिम देश हैं। प्रतिबंध से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान कुवैत को अपना अहम कारोबारी सहयोगी बताता है। लंबे समय से गजा पट्टी के लोग युद्ध की विभीषिका से दो चार होते रहे। दुश्मनों ने उन पे तमाम जुल्मों सितम बरपाए, लेकिन उनका एक ऐसा भी शत्रु है जिससे वे पार ना पा सके। ये दुश्मन है पानी। यहां भीषण पानी की कमी है। यहां का जलस्तर प्रदूषित हो चुका है और जीवन जीना दिनों दिन बदतर होता जा रहा है। कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, और अगर आप बूंद बूंद पानी को तरसते गजा पट्टी के लोगों की व्यथा सुनेंगे तो शायद आप भी इस बात पर यकीन करने लगेंगे। ककहरा सीखने और खेलने कूदने की उम्र में ही इन मासूमों को दुश्वारियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये गजा के दक्षिणी इलाके खान यूनुस शहर के बच्चे हैं। रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरना इनकी नियति बन गई है। बरसों बीत गए हैं, यहाँ के बाशिंदों ने मीठे पानी की एक बूंद भी नहीं चखी है। दरअसल गजा का जलस्तर प्रदूषित हो चुका है। जमीन के नीचे पानी में तरह तरह के रसायन और सीवेज का गंदा पानी घुल चुका है। रही सही कसर समुद्र के खारे पानी ने पूरी कर दी है, जिसके चलते यहाँ का पानी नमकीन हो चुका है। रोगों को दावत देता है ये खारा पानी न तो पीने के काम आ सकता है और न ही नहाने या फिर खेती के। यहाँ के बाशिंदों को सहारा है तो खारे पानी को साफ करने वाले उन संयंत्रों का, जो इनकी जरूरतों को पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। कुछ साल पहले यूरोपियन यूनियन और यूएन की तरफ से गजा में पानी साफ करने के नए संयंत्र लगाए गए थे, लेकिन जरूरतों के हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए हैं। ऐसे संयंत्रों के जरिए महज 55 से 60 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकलता है, जबकि जरूरत 200 मिलियन क्यूबिक मीटर से कहीं ज्यादा है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक गजा के जलस्तर का 96.5% हिस्सा प्रदूषित हो चुका होगा और गजा रहने के काबिल जगह नहीं बचेगी। याद आती है रहीम की वो बात कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तमाम बार ताकीद की जा चुकी है कि कुछ कीजिए वरना पानी सिर से ऊपर चला जाएगा, लेकिन जमीन के टुकड़े पर कब्जा जमाने की अकुलाहट में शायद हमारी आंखों का पानी इतना मर चुका है कि हमें गजा के लोगों की प्यास का एहसास नहीं हो रहा है। गजा में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं यूरोप में शरणार्थियों को पानी की विभीषिका से बचाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं ने भूमध्य सागर से आने वाले शरणार्थियों को रोकने की योजना पर सहमति जताई है, ताकि उन्हें लीबिया में ही रोका जा सके। लेकिन ईयू शिखर सम्मेलन पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साया हावी रहा। शरणार्थियों के लिए भले ही अमेरिका ने दरवाजे बंद कर लिए हों, लेकिन यूरोपियन यूनियन इस मुद्दे पर मजबूती के साथ एकजुट नजर आ रहा है। माल्टा की राजधानी वेलेटा में आयोजित यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने ट्रंप की नीति को यूरोप के लिए चेतावनी बताया और शरणार्थी समस्या जैसे विकराल मुद्दे पर आम सहमति की वकालत की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के फैसले को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और सदस्य देश आप्रवासन के मुद्दे पर दबाव महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद लंबे समय के सहयोगी रहे कई यूरोपीय देशों के संबंध अमेरिका से बिगड़ रहे हैं।
सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर ने 7 मुस्लिम बहुल देशों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए वीजा बैन और शरणार्थियों पर रोक के फैसलों की कड़ी आलोचना की। यही नहीं, शरणार्थी मुद्दे पर जर्मन चांसलर की भी खिंचाई की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने सदस्य देशों को अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिकी वर्चस्व वाले संगठन नेटो पर ही निर्भर नहीं रहने की सलाह दी। ईयू ने भूमध्य सागर होकर यूरोप आने वाले शरणार्थियों को रोकने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, जिसमें 2016 में उत्तरी अफ्रीका छोड़ चुके करीब 1,80,000 लोगों के लिए नीति बनाना भी शामिल है। यूरोपीय योजना में लीबिया को मदद देना भी शामिल है, ताकि समुद्र के रास्ते यूरोप आने वाले लोगों को वहीं रोका जा सके और उन्हें सुरक्षित बसाया जा सके। योजना में अपनी मर्जी से वापस लौटने के लिए वित्तीय मदद का भी ऐलान किया गया है। इटली और लीबिया के बीच अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर भी हुआ है और तय हुआ है कि दोनों देश लीबिया में कोस्ट गार्ड और बॉर्डर पेट्रोलिंग को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। फ्रांस में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। कंजर्वेटिव उम्मीदवार फ्रांसोइस फिलन की पत्नी को लेकर एक अखबार के खुलासे से वहां पर राजनीतिक भूचाल आ गया है। वहीं दक्षिणपंथी नेताओं के ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपों की तपिश से फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में गर्माहट आनी शुरू हुई, तभी कंजर्वेटिव उम्मीदवार फ्रांसोइस फिलन की पत्नी को लेकर एक अखबार के खुलासे से वहां की राजनीति में हड़कंप मच गया है। अखबार का दावा है कि पेनेलोप को 2 साल तक अपने पति के संसदीय सहायक और उपसहायक के तौर पर काम करने के लिए 8,30,000 यूरो का भुगतान किया गया, जबकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। फिलन के संसदीय सहायक के तौर पर उनके बच्चों ने भी काम किया और उन्हें 84,000 यूरो दिए गए। फिलन ने बताया कि वो अपने बच्चों को सहायक के तौर पर रख सकते हैं। फिलन ने बताया कि बच्चों को कुछ खास काम सौंपे गए थे। फ्रांस में सांसदों और सीनेटरों का यह अधिकार है कि वो अपने बच्चों को सहायक के तौर पर रख सकते हैं। सोमवार को जांच अधिकारियों ने फिलन दंपत्ति से पूछताछ की और मंगलवार को उनके संसद के परिसर में मौजूद दफ्तर में छापेमारी की। फिलन इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उधर दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पार्टी की मैरीन ले पेन भी पैसों को लेकर विवादों में घिरती दिख रही है। यूरोपीय संसद द्वारा 3 लाख यूरो की वापसी की तय की गई समय सीमा समाप्त हो गई है। संसद का आरोप है पेन ने इस धन का गलत इस्तेमाल करते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता को दे दिया। संसद ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो यूरोपीय सांसद के तौर पर उन्हें मिलने वाले आधे वेतन को रोक लिया जाएगा और दूसरे भत्तों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। यूरोपीय संसद इस पैसे का तगादा कर रही है कि उससे पेन के घनिष्ठ मित्र और कैबिनेट निदेशक को वेतन दिया जाना है। पेन चुनाव में सबसे प्रमुख दावेदार हैं। उन्हें भी लगता है कि ये चुनावी हथकंडा है और वो किसी भी कीमत पर घुटने टेकने वाली नहीं है। कई मुद्दों पर ली पेन और फिलन एक जैसा नजरिया रखते हैं। अप्रवासियों, इस्लाम और इस्लामी कट्टरता जैसे मुद्दों पर दोनों की राय लगभग एक जैसी है। वहीं यूरोपीय संघ, फांसी की सजा और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ली पेन में लाइन ज्यादा गहरी है, जो उन्हें दक्षिणपंथी की श्रेणी में खड़ा करती है। हालांकि ली पेन ने अपने पिता की विचारधारा से थोड़ी तौबा जरूर की है, लेकिन अब भी कई मुद्दों पर उनका रवैया और पार्टियों से अलग है। फ्रांस में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ब्रिटिश सांसदों ने उस बिल के पहले चरण को मंजूरी दे दी है जिसमें प्रधानमंत्री थेरेसा मे को यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर ले जाने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिलता है। इस बिल के मंजूर होने के बाद ब्रिटिश सरकार ईयू की लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को अमल में लेकर ईयू से बाहर निकलने के लिए 2 साल तक चलने वाली बातचीत को औपचारिक तौर पर शुरू कर सकती है। ब्रिटिश सांसदों ने इस बिल को 114 के मुकाबले 498 मतों से मंजूरी दी। 3 दशक पहले अफ्रीकी देशों के संगठन को छोड़ने के बाद मोरक्को ने एडिस अबाबा में आयोजित 28वें अफ्रीकी शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ में फिर से शामिल होने का ऐलान किया। मोरक्को ने 1984 में अफ्रीकी एकता संगठन से हटने का फैसला लिया था, जो बाद में अफ्रीकी संघ बन गया। चाहे पूरब हो या पश्चिम, दुनिया के हर देश आधुनिकीकरण के इस दौर में भी अपनी परंपरा को संजोए रखने के लिए शिद्दत से जुटे रहते हैं। तो एक बार ये लगता है कि परंपरा और आधुनिकता में कोई अंतर्विरोध नहीं है। हाँ, शर्त यह होती है कि इससे समाज और संस्कृति का कोई नुकसान ना हो। आज हम विश्व संस्कृति में आपको बुल्गारिया की एक सदियों पुरानी परंपरा से रूबरू कराते हैं, जिसके प्रति लोगों में आज भी दीवानगी बनी हुई है।
कहीं वक्त के साथ परंपराएं दम न तोड़ दें, कहीं आधुनिकता की आंधी में पुरानी रीति रिवाज बह न जाएं, कहीं पीढ़ियों की जंग पौराणिक मान्यताओं को दरकिनार न कर दे। इसी डर को मात देने के लिए हजारों लोग बुल्गारिया के पर्निक शहर में नाचते गाते निकल पड़े हैं। इसे सर्वा उत्सव कहा जाता है। ये महज जश्न नहीं बल्कि पारंपरिक रीति रिवाजों को सहेजे रखने की कोशिश है। घंटियों की आवाज इतनी तेज है कि कान धरना मुश्किल है। कलाकारों की कमर में झूलती रंग बिरंगी पीतल तांबे से बनी घंटियों को बजाने के लिए खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। नृत्य पर इन घंटियों का प्रभाव जश्न की खुशी को दोगुना कर देता है। उस पर रंग बिरंगे पौराणिक महत्व वाले परिधान, जिस पर तरह तरह की सींग किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। इन सींगों में चिड़ियों के पंख, भेड़ के चमड़े, रिबन से बने होते हैं। इस रस्म में मुखौटे अहम रोल अदा करते हैं और आमतौर पर ये बकरी, भेड़ और सांड को प्रस्तुत करते हैं। ये दो चेहरों को एक साथ पेश करते हैं। अच्छाई और बुराई, विचित्र और चित्रमय साथ साथ चलते हैं। इसमें जीवन, मरण और पुनर्जन्म के चक्र को भी प्रस्तुत किया जाता है। मुखौटे को छूना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे छूने से आने वाला साल सुरक्षित हो जाता है। हालांकि उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय रूप लिए हुए सिर्फ 26 साल ही हुए हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण इलाकों में ये सदियों से मनाया जा रहा है, जिसे कुकेरी कहते हैं। दोनों त्योहारों में फर्क बस इतना है कि सरवा में हजारों लोग एक साथ निकलते हैं, जबकि कुकेरी में अकेला आदमी ही पारंपरिक परिधान धारण कर गांव में धार्मिक क्रिया के लिए निकल पड़ता है, जिसका मकसद बुरी आत्माओं को दूर भगाना, वसंत के दस्तक की खुशखबरी और अच्छी पैदावार की कामना होता है। हर गांव का अपना अनोखा मुखौटा, नृत्य और संगीत होता है, जो परंपरा को खूबसूरत बनाता है। बुल्गारिया और बाल्कन देशों के हजारों कलाकार हर साल इसमें हिस्सा लेने पहुंचते हैं। अफगानिस्तान का जिक्र आते ही तालिबान की बात खुद ब खुद आ जाती है, लेकिन तमाम बंदिशों और खतरों के बाद भी अगर तालिबान की सोच पर हमला होता हुआ दिखे तो यह बेहद खुशगवार होता है। अफगानिस्तान के रूढ़िवादी समाज में लड़कियां अगर मार्शल आर्ट सीखें और सिखाएं तो ये मान के चलिए कि तालिबानी सोच की मनमानी अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। काबुल के नज़दीक लड़कियां न केवल अपने आत्मसुरक्षा के गुर सीख रही हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हो रही हैं, बल्कि पुरुष प्रधान सोच को भी ललकार रही हैं। कुदरत की बिछी सफेद चादर पर स्याह कपड़े में आत्मविश्वास से लबरेज तलवारबाजी करती ये लड़की मिसाल है एक स्याह माहौल में उजलापन लाने की एक कोशिश की। पहाड़ भी इनके हौसलों के आगे छोटा पड़ जाता है तो सामाजिक रूढ़ियों की क्या मजाल। काबुल के पश्चिम में विपरीत भौगोलिक और सामाजिक दशाओं में ये न केवल एक मार्शल आर्ट सीख रही हैं, बल्कि उन बेड़ियों को भी तोड़ रही हैं जिन्हें इनका समाज सदियों से नहीं तोड़ पाया। चाइनीज मार्शल आर्ट के प्रति इनकी दीवानगी का आलम यह है कि तमाम विरोध के बावजूद इसे सीखने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ती जा रही है। आत्मसुरक्षा के दायरे से अलग ये एक विद्रोह भी है, तालिबानी मानसिकता के खिलाफ एक क्रांति भी है, रूढ़िवाद के खिलाफ। ईरान से वुशु में पारंगत होकर आई साइमा अब अपनी जैसी दूसरी लड़कियों को आत्मरक्षा का गुर सिखा रही हैं, एक हुनर पैदा कर रही हैं। साथ ही ये भी बता रही हैं कि हम कतई मर्दों से कमतर नहीं। कई मेडल जीत चुकी साइमा का ख्वाब है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शिरकत करें, जिससे ये बेड़ियां टूटें, रूढ़ियां टूटें। लड़कियों को बाकायदा प्रशिक्षित करने के लिए साइमा ने एक सेंटर भी बना रखा है। साइमा के पिता इस काम में बेटी का हाथ बटाते हैं, जिससे काबुल में काबिल बेटियों की तादाद और बढ़ जाए। ये लड़कियां शिया समुदाय के हजारा कबीले से ताल्लुक रखती हैं, वही हजारा समुदाय जिसके खून से IS के हाथ सने हैं। आज इनके हाथ में तलवार है, इरादे फौलाद से मजबूत हैं, कुछ कर गुजरने की ललक है, जो कि साफ तौर से बेहतर होते कल की एक झलक है। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है khabarduniaki@gmail.com। और जाते जाते आइए हम आपको छोड़ जाते हैं कैसे अमेरिका में क्लास में आए नए बच्चों का स्वागत किया जाता है। आप लुत्फ लीजिए इन झलकियों का और इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।